हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। और आप सभी की चलिए क्लास लेकर के आ गए हैं बिहार प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और बीपीएससी हेड मास्टर का। जी हाँ, बीपीएससी हेड मास्टर का सामान्य अध्ययन और जो बीईओ का सामान्य अध्ययन जो आपको एग्ज़ाम में आने वाला है, उसी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण 50 प्रश्न है। और ये टेस्ट नंबर आपका 4 होने वाला है। इसके पहले 3 टेस्ट आपका कंप्लीट करवा दिया गया है, वो आप ज़रूर देखिएगा डेली रात में 9 बजे से। और ये नंबर दिया गया है जहां से आप सारे मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं 78 57 82 43 10। अभी तो आपको सिर्फ टेस्ट का मटेरियल मिल रहा है, इसके अलावे फिर आपको और भी बहुत सारे मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा ग्रुप में। इसमें जुड़ने के लिए मात्र आपका 399 चार्ज है, ओनली 399 इसका मात्र चार्ज है। और इसको पे करके आप इसमें जुड़ जाइएगा। पे करने के लिए फ़ोन पे, गूगल पे के माध्यम से आप पे करिएगा। 9341550523 ये नंबर है, जहां आप पे करके हमें इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, जहां आपको ऐड कर दिया जाएगा। चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। समय को ज़्यादा गंवाना नहीं है। आज का पहला सवाल आ गया है, आप देखिएगा। पहला सवाल कह रहा है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसको कहा जाता है? दोस्तों, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ, जी हाँ, संगीत याद रखिएगा, संगीत का आदि ग्रंथ कहते हैं। ऋग्वेद को नहीं कहते हैं, उपनिषद को भी नहीं कहते हैं, यजुर्वेद को भी नहीं कहते हैं, सामवेद को कहा जाता है संगीत का आदि ग्रंथ। क्योंकि सामवेद जो है इसमें संगीत के बारे में चर्चा की गई है ना, संगीत से संबंधित इसमें बातें कही गई है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या आपको 4 है, पता होना चाहिए, है ना। उपनिषद कितनी है? तो उपनिषद की संख्या आपको 108 है, ठीक है। उपनिषद को ही वेदांत भी कहते हैं, याद रखना है। यजुर्वेद, यजुर्वेद क्या है दोस्तों? यजुर्वेद में दोस्तों यज्ञ के बारे में बातें कही गई है, ठीक है। यजुर्वेद जो है गध और पद, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि वो कौन सा वेद है जो गध और पद दोनों में है, तो वो है आपका यजुर्वेद। और हमारा ये जो ऋग्वेद है ये सबसे प्राचीन वेद है, सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। इसमें मंडलों की संख्या कितनी है? तो इसमें 10 मंडल है। और इसमें सूक्त कितने हैं, यानी कि श्लोक कितने हैं? तो 1028 इसमें श्लोक हैं आपके ऋग्वेद में। इसका आंसर हो जाएगा आपका सामवेद संगीत, स से साम और स से संगीत। अगला प्रश्न है आपका दूसरा नंबर। देखिए, वीडियो को आप लोग थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, है ना, और अपने अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? जी हाँ, सम्राट अशोक, मौर्य वंश के वो सम्राट अशोक जो हैं, जिनकी जो अभिलेख है ना, इनका बहुत सारे अभिलेख है, 33 अभिलेख इनका मिला है। और ये जो अभिलेख लिखा गया था ये किस भाषा में, मतलब कि लिपि में, किस लिपि में लिखा गया था? तो वो प्राकृत और ब्राह्मी लिपि था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। बहुत सारी इनका लिपि में लिखा गया था, कहीं आपको प्राकृत मिलता है, कहीं खरोष्टी ब्राह्मी लिपि मिलता है ना, कहीं खरोष्टी भी मिलता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए नंबर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3। आप अपना जवाब जरूर दीजिएगा, है ना, जवाब देने से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होता है? उद्गार का मतलब क्या हुआ कि ये जो ऐसा ज्वालामुखी है जिसमें क्या होता रहता है दोस्तों? लावा निकलते रहता है ना, लावा निकलते रहता है। वो कौन सा ज्वालामुखी है? तो उसको जागृत है या प्रसुप्त है या मृत है या फिर शांत है? जब मर ही जाएगा, मृत हो जाएगा, तो कैसे निकलेगा उसमें? तो ये तो नहीं होगा, है ना। प्रसुप्त का मतलब होता है
कभी कभी निकलना, तो ये भी नहीं होगा। शांत का मतलब ये शांत पड़ गया है, तो ये भी नहीं होगा। जागृत ज्वालामुखी हो जाएगा, यानी कि ये जगा हुआ है, इसमें से निरंतर लावा निकल रही है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर आपका 4 नंबर। एल नीनो, एल नीनो क्या है? जलधारा है, और ये कहाँ प्रकट होती है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। 1 मिनट, थोड़ा सा मैं एसी को कम कर दूं क्योंकि ठंडा लगने लगा है। एल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है? एल नीनो जो जलधारा है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट जलधारा है। ठीक है, ये जलधाराएं के वजह से ही भारत में मानसून इतना सक्रिय होता है। आप नाम सुने होंगे, मैंने कई बार पहले बता भी चुका हूँ कि एक तो है एल नीनो और एक है ला नीना, है ना। ये 2 जलधारा है दोस्तों, एल नीनो और ला नीना। हमसे क्वेश्चन कह रहा था कि ये कहाँ पर प्रकट होती है, तो ये प्रकट होती है पेरू के तट पर। अब भैया पेरू कहाँ है? तो पेरू पड़ता है कहाँ? तो ये है आपको दक्षिण अमेरिका महादेश में। ठीक है, दक्षिण अमेरिका महादेश जो है, मान लीजिए दक्षिण अमेरिका महादेश है, तो यहाँ पे है आपका पेरू देश। ठीक है, और इसका जो ये तट है, तट कौन सा है? तो ये है प्रशांत महासागर। तो यही प्रशांत महासागर में ये जलधारा जो है उत्पन्न होती है। ठीक है, याद रखिएगा आपको, प्रशांत महासागर पेरू के तट पर। अगला प्रश्न है कि गणतंत्र होता है, गणतंत्र क्या होता है बताइएगा? केवल एक लोकतांत्रिक राज्य होता है, या फिर अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य होता है, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, या राज्य जहां अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। तो 5 का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही बात है, केवल एक लोकतंत्रीय नहीं होगा, ये भी गलत है, ये भी गलत। जहां राज्य जहां पर अध्यक्ष जो है वो वंशानुगत नहीं होना चाहिए, जनता के द्वारा चुना जाना चाहिए, है कि नहीं? तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। और अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर कि संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये नीति निर्देशक तत्व। जी हाँ दोस्तों, हमारे संविधान में इसका प्रावधान है, और ये है किस भाग में? तो भाग हो जाएगा 4 नंबर, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा। और ये अनुच्छेद अगर पूछता तो अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक इसका वर्णन किया गया है। अगर कहता कि नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है, तो वो हो जाएगा आयरलैंड। जी हाँ, आयरलैंड से ये लिया गया है। अगला प्रश्न है कि मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? जी हाँ, मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? तो उत्पादन में ह्रास होने से नहीं, मुद्रा पूर्ति में वृद्धि या उत्पादन में ह्रास होने से, ये भी गलत है। उत्पादन में वृद्धि, मुद्रा पूर्ति में वृद्धि होने से होती है दोस्तों मुद्रास्फीति, मूल्य का वैल्यू गिर जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, मुद्रा पूर्ति में क्या हो गया? वृद्धि हो गया, इसीलिए मुद्रास्फीति हो गया। अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर की भारत में औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन कहाँ है? बताइए दोस्तों, औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन कहाँ है ये बताना है। यानी कि औद्योगिक विकास बैंक के बारे में आपको कह रहा है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया है ना। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक लिखना चाहिए, IDBI, है ना। तो इसका जो कह रहा है कि संगठन, ये शिखर संगठन क्या है? तो IDB। अच्छा, फुल फॉर्म पूछ रहा था। चलिए, आंसर हो जाएगा ए नंबर, है ना। क्वेश्चन आंसर हो जाएगा ए। और अगर आपसे पूछे कि इसका गठन कब हुआ था, बताइएगा इसका गठन कब हुआ था, ये अस्तित्व में कब आया था? तो ये IDBI जो अस्तित्व में आया था 1964 में, ये अस्तित्व में आया था, है ना, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। चलिए भाई साहब, अगला प्रश्न चलते हैं। वीडियो को थोड़ा सा आप लोग लाइक वाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 9 बजे से डेली आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। और आइसोटोन होते हैं, आइसोटोन क्या होते हैं,
है ना। तो आइसोटोन क्या होते हैं, है ना, समान संख्या में प्रोटॉन होते हैं, समान संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं, समान संख्या में न्यूक्लियस होते हैं, या कोई विकल्प सही नहीं है। तो आइसोटोन जो होता है ना, एक नाभिक होते हैं और जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है, और दोनों परमाणु संख्या जेड और द्रव्यमान संख्या ए अलग अलग, लेकिन मूल्य क्या होता है, समान होता है। तो हमारा समान संख्या में न्यूट्रॉन होता है, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका कि अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है, बताइएगा। 7, 7 से कम, 7 से अधिक, 14। अम्लीय है ना, अम्लीय होता है और क्षारीय होता है और उदासीन होता है, कई बार बता चुके हैं। तो अम्लीय कह रहा है, तो अम्लीय जब भी कहे तो 7 से कम होगा, और क्षारीय कहे तो 7 से अधिक होगा, और उदासीन कहे तो 7 होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा 10 का। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर आपका 11 नंबर। 11 नंबर सवाल कह रहा है भाई कि पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि, है ना। देखिए, अगर आप लोग सक्षमता परीक्षा, है ना, बहुत सारे लोग कह रहे थे सक्षमता शुरू करने के लिए, और हमारे मन में आ रहा था कि सक्षमता का भी एक क्लास लिया जाए डेली। तो जो लोग अगर जुड़ना चाहते हैं सक्षमता के लिए अलग से, तो मैसेज करिएगा, है ना। अगर कुछ लोग जुड़ेंगे तो उनको फिर क्लास लिया जाएगा, ठीक है। जब तक लोग रेडी नहीं होंगे तो फिर लेने से कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो देखते हैं कितने लोग इसमें जुड़ते हैं सक्षमता वाले में। अब मैसेज आप कीजिएगा तो उसके अनुसार फिर दिखा जाएगा। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति क्या हो रहा है कि आगे की ओर झुक जाता है। आप भी जब पहाड़ी पर चढ़िएगा ना, पहाड़ ऊंचा स्थान पर चढ़िएगा, तो आप आगे की ओर थोड़ा सा झुक जाते हैं। क्यों झुकते हैं, है ना, इसका कारण क्या है, तेज चल सके इसीलिए झुकते हैं, नहीं। फिसलने की संभावना कम हो जाए, ये भी नहीं है। शक्ति संरक्षण हेतु, नहीं। इसका आंसर हो जाएगा स्थायित्व बढ़ाने के लिए, है ना। एक पर्वत पर चढ़ने वाला आदमी स्थिरता बढ़ाने के लिए आगे की ओर झुकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12 है कि जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा, है ना। चंद्रमा पर से एक पत्थर को अगर आप पृथ्वी पर लाते हैं तो क्या होगा। कह रहा है कि इसका द्रव्यमान बदल जाएगा या फिर इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं। सी नंबर ऑप्शन है कि भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे। डी नंबर कह रहा है कि न द्रव्यमान और न ही भार बदलेगा। तो डी नंबर तो बिल्कुल ऐसा ही गलत हो जाएगा, है ना। चंद्रमा पर से क्या लाना है पृथ्वी पर, तो क्या होगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ठीक ठाक है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13 नंबर। निम्नलिखित में से कौन एक सही मायने में फल का उदाहरण नहीं है, है ना। फल का उदाहरण नहीं है, कल मैंने बताया था ट्रू फ्रूट मतलब और एक फॉल्स के बारे में, ठीक है। यहाँ पर बताना है सही मायने में फल का उदाहरण कौन सा नहीं है। सेब है, अमरूद है, आम है, टमाटर है। इसका आंसर हो जाएगा टमाटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला है कि वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का कटाव क्या कहलाता है ना। वायु और जल की क्रिया से जो भूमि का कटाव होता है उसको क्या कहते हैं। अपरदन कहते हैं, जीवाश्मीकरण कहते हैं, कैलिब्रेशन कहते हैं, या लवणन कहते हैं। 14 का क्या होगा दोस्तों, बताइएगा। 14 का राइट आंसर हो जाएगा, इसको अपरदन कहते हैं भाई साहब, है ना। क्या हो रहा है, अपरदन हो रहा है ना। जैसे कि पर्वतों का अपरदन होता है, अपरदन होते होते पर्वत छोटी हो जाती है, जैसे कि अरावली पर्वत, है ना। अरावली पर्वत इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है, ठीक है। आज से हजारों लाखों बरस पहले ये अरावली पर्वत जो था ना, बहुत ऊंचाई थी इसकी, लेकिन आज क्या हो गया, ये अवशिष्ट के रूप में खड़ी है। तो ये अपरदन के वजह से, वायु के वजह से, जल के वजह से, मनुष्य के वजह से, है ना। अगला प्रश्न है कि रेशम पालन क्या कहलाता है दोस्तों, है ना। रेशम पालन क्या कहलाता है, एपी कल्चर कहते हैं, सेरी कल्चर कहते हैं, पीसी कल्चर कहते हैं, या हॉर्टिकल्चर कहते हैं, क्या होगा। देखिए, रेशम पालन होता है आपका सेरी कल्चर, है ना। सेरी कल्चर रेशम पालन होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा बिल्कुल ठीक।
नेक्स्ट प्रश्न है आपका 16 नंबर। 16 कह रहा है कि सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा औद्योगिकीकरण इनमें से कौन है। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा औद्योगिकीकरण इनमें से कौन है। तो बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, कवक है या हरे पौधे हैं। 16 का आंसर हो जाएगा हरे पौधे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ओरेकल क्या होता है, बताइएगा। ओरेकल तो एक प्रचालन तंत्र होता है, शब्द संसाधन सॉफ्टवेयर होता है या डाटाबेस सॉफ्टवेयर होता है या कोई भी विकल्प सही नहीं है। क्या होगा ओरेकल। ओरेकल जो होता है ना, ओरेकल इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो एक डाटाबेस ये सॉफ्टवेयर होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा आपका बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। देखिए रग्बी फुटबॉल में सबसे अधिक खिलाड़ियों की संख्या होती है। ये ऐसा खेल है जिसमें खिलाड़ियों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। तो कितना होती है रग्बी खेल में दोस्तों। एक साइड आपको 15 खिलाड़ी रहते हैं और दूसरे साइड आपको 15 खिलाड़ी रहते हैं, है ना। तो ये 15-15 खिलाड़ी मिलकर के खेलते हैं कौन सा फुटबॉल, तो वो है आपको रग्बी फुटबॉल। ये फुटबॉल आप देखे होंगे दोस्तों, इस टाइप का फुटबॉल होता है, थोड़ा सा चपटा ऐसे होता है ना, गोल नहीं होता है, ये ऐसे होता है गुण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका कि अरुंधति राय को किस पुस्तक के बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ है, बताइए। अरुंधति राय को किस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार उनको दिया गया था। तो उस पुस्तक का नाम था क्या, जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए बी सी डी। इसका आंसर हो जाएगा द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग। द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग के लिए इनको क्या दिया गया था, बुकर पुरस्कार दिया गया था। ये जो पुस्तक है ये 1996 में लिखी गई थी और इनको बुकर पुरस्कार जो मिला था वो 1997 में बुकर पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है कि कर्नाटक के राष्ट्रकूट साम्राज्य का वह सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था जिसने बादामी के चालुक्यों को पराजित किया था। दोस्तों बताइए, कर्नाटक के राष्ट्रकूट शासक साम्राज्य का वह सर्वाधिक शक्तिशाली शासक जिसने बादामी के चालुक्यों को पराजित किया था। तो उसका नाम था दोस्तों, आपको क्या नाम था, दंती दुर्ग। उसका नाम था दंती दुर्ग और ये 735 ईसा पूर्व से 756 ईसा पूर्व के समय ये था आपका, है ना। ये काफ़ी प्राचीन के समय था आपका। अगला प्रश्न है आपका 21 नंबर। कल है कि ट्रायोड बल्ब का आविष्कार किसने किया था, है ना। किसने किया था ट्रायोड बल्ब का आविष्कार, रदरफोर्ड, मैडम क्यूरी, फॉक्स टॉलबॉय या ली डी फॉरेस्ट। क्या होगा आपका 21 का आंसर हो जाएगा ली डी फॉरेस्ट। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 22 कि कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है। दोस्तों कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब। देखिए कांगड़ा एक ठंडे के दिनों में लोग लेकर के चलते हैं, उसमें आग टाइप का कुछ होता है ना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23 नंबर। कौन सा पुरस्कार खेल कूद के क्षेत्र से संबंधित नहीं है, है ना। खेल कूद के क्षेत्र से संबंधित कौन सा पुरस्कार नहीं है। अर्जुन पुरस्कार तो आपको खेल में दिया जाता है ना। और द्रोणाचार्य पुरस्कार भी खेल में है। ध्यानचंद पुरस्कार और नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार। देखिए ध्यानचंद भी आपको खेल में दिया जाता है, मेजर ध्यानचंद के नाम पर, है ना। नॉर्मन बोरलॉग जो पुरस्कार है ये आपको खेल के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। बोरलॉग पुरस्कार जो है ये कृषि और पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, कृषि और पर्यावरण, है ना, पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। इसमें देखिए जो मैं क्लास लेता हूँ, अगर इसमें कुछ आप बदलाव चाहते हैं तो आप उसका सुझाव दे सकते हैं। ऐसे मैं अपने तरीके से आप लोग को करवा रहा हूँ, है ना, जहाँ तक होता है। जैसे कि पिछले बार प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक सक्षमता परीक्षा करवाया गया, बहुत सारे लोग उसमें सफल हुए, सैकड़ों हजारों लोग उसमें सफल हुए, है ना। तो इस बार भी यही रहेगा कि अधिक से अधिक लोग इसमें सफलता प्राप्त करें।
कम से कम चार्ज में, मात्र अभी 399 चार्ज है इसमें। प्रश्न कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली को प्राथमिक भाषा की सूची में शामिल किया गया था। ये क्वेश्चन मैंने पहला सेट में लगता है बताए थे आप लोग को, है ना। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़ा गया था। ये जोड़ा गया था आपको कब? तो ये जोड़ा गया था आपको 92वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल ठीक। और ये हुआ था 2003 ईस्वी में। और इसको 4 भाषा जब जोड़ा गया था तो टोटल जो हमारा मान्यता प्राप्त भाषा हो गया है वो हो गया है 22। और ये 22 जो भाषा है ये अनुसूची कितने में है? तो अनुसूची 8 में भाषा का वर्णन है और टोटल जो भाषा है वो 22 भाषा है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर कि भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? भूटान, जी हाँ, हमारा जो पड़ोसी देश है, कल ही भूटान के बारे में आपको बताए थे कि कौन कौन से राज्य उससे सीमा बनाती है। बताइए जल्दी से कौन कौन से राज्य सीमा बनाती है ना। कल बताए थे भूटान, सब देश के बारे में कल बता दिए थे, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, सब बता दिए थे। अब बताइए कि भूटान के साथ कौन कौन राज्य का सीमा बनता है, जल्दी से बताइएगा। अब बताइए भूटान का राष्ट्रीय खेल, जी हाँ, तो भूटान का राष्ट्रीय खेल जो है वो तीरंदाजी है ना। तीरंदाजी है, उन लोग तीर कमान बहुत चलाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। पूरा पठारी इलाका है ना, पूरा पर्वतीय क्षेत्र है, एकदम ज़बरदस्त जगह है। 26 का है कि जालियांवाला बाग वाली घटना कहाँ हुई थी? देखिए जालियांवाला बाग घटना हुआ था कहाँ, ये बताइए कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919, है ना। 13 अप्रैल 1919 को ये घटना हुई थी। और ये हुई थी दोस्तों पंजाब में, और पंजाब तो ऑप्शन है नहीं, तो पंजाब में है अमृतसर। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 27 नंबर प्रश्न कह रहा है 27 नंबर। अरे भाई साहब पेन तो आ जाओ। हाँ, भारत छोड़ो प्रस्ताव, जी हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1922 में हुआ था। इसी में करो या मरो नारा दिया गया था। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव से अहिंसक जन संघर्ष का प्रारंभ वृहत्तम पैमाने पर हुआ। इस संघर्ष के लिए करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? देखिए यही क्वेश्चन मैंने अभी बता दिया, करो या मरो दिया गया था नारा, तो किसने दिया था भाई भारत छोड़ो में, है ना। सबको पता है करो या मरो कौन दिया था, है ना। 27 का हो जाएगा आपका, वो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, जिन्होंने ही करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, क्रिप्स मिशन जब भारत कब आए थे? तो 1942 में ही क्रिप्स मिशन भारत आए थे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर है आपका 28 नंबर। देखिए अपने अपने दोस्तों को थोड़ा सा वीडियो शेयर कर दीजिएगा, है ना। जो वीडियो आप लोग को दिया जा रहा है, आपका जो दोस्त है उसको थोड़ा शेयर कर दीजिए, है ना, ताकि कुछ हमें भी फ़ायदा हो। आप सभी के लिए मेहनत करते हैं और कुछ अगर इसमें बदलाव चाहते हैं तो आप लोग सुझाव दे सकते हैं। सुझाव ओपन है, ठीक है, ग्रुप ओपन है। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? दोस्तों बताइए, है ना। मोहम्मद गौरी जो है अपने प्रदेश की देखभाल करने के लिए किसको छोड़ करके गया था? वो बहुत विश्वसनीय आदमी था मोहम्मद गौरी का, वो था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। जी हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ करके गया था, याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार कहाँ है? तो वो दिल्ली में है, इसी के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 29 नंबर। 29 कह रहा है कि वह पुर्तगाली नौचालक कौन था जिसने केप ऑफ स्टॉर्म्स को पार करने में सफलता प्राप्त की और इसका नया नाम केप ऑफ गुड होप रखा था? जी हाँ, केप ऑफ गुड होप, है ना। केप ऑफ गुड होप नाम किसने रखा था? तो वो कौन थे? भारत की खोज करने वाले 1498 ईस्वी में भारत की खोज हुई थी वास्को डी गामा के द्वारा। और वो कहाँ पहुँचे थे? तो केरल के कालीकट में पहुँचे थे, है ना। केरल के कालीकट में पहुँचे थे और वहाँ के राजा थे आपको जमोरिन। वहाँ के राजा कौन थे? जमोरिन, और उन्होंने ही इसका स्वागत किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा वास्को डी गामा। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? है ना, हड़प्पा की जो सभ्यता थी ये किस युग की थी? कांस्य थी, नवपाषाण थी, पूरा पाषाण थी या लौह युग थी? तो 30 का हो जाएगा दोस्तों, ना ही ये पूरा पाषाण, ना ही नवपाषाण और ना ही लौह, ये कांस्य युगीन सभ्यता इसको कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी इसको कहते हैं, ध्यान रखिएगा।
है ना। अगला प्रश्न है आपका 31 नंबर कि निम्नलिखित विटामिनों में से किसे धूप की विटामिन कहा जाता है, क्योंकि शरीर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसे संश्लेषित करने में सक्षम होते हैं। तो हम लोग भी सुबह सुबह धूप में बैठिए, आपको मिलेगा विटामिन डी मिलेगा, है ना। आपका हड्डी मजबूत होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि ट्रांस वसा के कारण निम्नलिखित में से किस में वृद्धि होती है, बताइए। ट्रांस वसा के कारण किस में वृद्धि होती है, तो 32 का आंसर क्या होगा। ट्रांस वसा के कारण शुगर के स्तर में वृद्धि होती है दोस्तों। किसके? शुगर के स्तर में वृद्धि होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए नहीं बी हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 33 नंबर कि ऑस्कर पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। जी हाँ, ऑस्कर अवार्ड, है ना। ऑस्कर अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? ये फिल्म जगत का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है और ये जो दिया जाता है किसके द्वारा? हॉलीवुड एसोसिएशन, नेशनल अकादमी फॉर रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज, फुल ब्राइट एसोसिएशन द्वारा, नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा। जी हाँ, इसका आंसर बिल्कुल सही है। 33 का डी नंबर हो जाएगा कि ऑस्कर जो पुरस्कार है ये नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज प्रदान करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक ने किस वर्ष में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो मैंने अभी बताया था आपको थोड़ा देर पहले 1498 ईस्वी में इन्होंने केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप किसको कहते हैं? तो ये जैसे कि अफ्रीका महादेश है ना, तो अफ्रीका महादेश का सबसे जो ये दक्षिणी वाला भाग है ये कोना, है ना। पुर्तगाली आया था ना, पुर्तगाली आया था, पुर्तगाली आया था, ये वास्को डी गामा ऐसे होते होते आया था, है ना। ये पूरा आपको अटलांटिक महासागर पार करते हुए, ये केप ऑफ गुड होप पार करते हुए, और यहाँ था आपका भारत, और यहाँ भारत पहुँचा था केरल में। कब पहुँचा था? तो ये 1498 ईस्वी में आपको ये पहुँचा था आपका। ठीक है, 1498 में ये आया था। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, कालीकट। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? बताइए दोस्तों, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किया गया था दंती दुर्ग के द्वारा। किसके द्वारा? दंती दुर्ग के द्वारा यह स्थापना 8वीं सदी में की गई थी। नेक्स्ट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा विश्व युद्ध, पहला विश्व युद्ध, है ना। दूसरा हुआ था 1939 से लेकर के 45 तक आपको चला था, और पहला विश्व युद्ध जो था वो 1914 से लेकर के 18 तक आपका चला था। और इसमें अमेरिका कब शामिल हुआ था, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो 36 का आंसर हो जाएगा 1941 ईस्वी में इसमें अमेरिका शामिल होता है। ठीक है, अमेरिका 1941 में इसमें शामिल होता है। और यह युद्ध जो था वो अमेरिका द्वारा जापान के 2 शहर, है ना, हिरोशिमा और नागासाकी, ठीक है, वो 2 शहर आपको याद है 6 अगस्त और 9 अगस्त को, ये हिरोशिमा पर 6 अगस्त को गिराया गया था और 9 अगस्त को नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था, और जिसके बाद ये जो वर्ल्ड वार था ये समाप्त हो गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है 37 नंबर कि खाली स्थान मौसम के दौरान रबी फसल की खेती की जाती है। रबी फसल बहुत इंपॉर्टेंट है, रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल, है ना। ये फसल में से आपको 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछता है, चाहे सक्षमता हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे प्रधानाध्यापक हो, चाहे बीओ हो, चाहे कोई एग्जाम हो, है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो रबी फसल जो है दोस्तों ये लगाया जाता है आपको अक्टूबर नवंबर में। ठीक है, नवंबर दिसंबर अक्टूबर में लगता है, ये नवंबर दिसंबर में ऐसे मान के चलो इसको, नवंबर दिसंबर में लगता है, और ये मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। अभी जो कट रहा है आपका, जैसे कि अब अप्रैल आने वाला है, अब गेहूं कटेगा आपका, है ना। गेहूं क्या होगा? कटेगा। तो गेहूं कौन सा फसल हो गया? रबी हो गया। जाड़ा के दिन में जो भी फसल लगे, ठंडा के दिन में जो भी फसल लगे, वो कौन सी फसल है? रबी फसल है। अब जैसे कि आलू है, आपका सरसों है, गेहूं है ना। तो जितनी फसलें आपको ठंडा में दिख रही है, बहुत सारे दलहन फसलें हैं, तो ये सब क्या है? सब रबी फसल है। ठीक है, जायद की फसल किसको कहते हैं? जायद। अब जैसे जो समय आ रहा है, अप्रैल मई में लगेगा जायद, है ना। तो अप्रैल मई में कौन सा फसल लगेगा? अप्रैल मई में लगेगा आपको ककड़ी, खीरा, तरबूज, कद्दू,
हाँ ना। तो ये सब जो फसलें हैं वो जायद फसलें हैं। एक होता है खरीफ फसल, तो खरीफ किसको कहेंगे, जो बरसात में लगेगा, और बरसात में मुख्य रूप से क्या लगता है, धान लगता है। तो मुख्य रूप से जो खाद्यान्न फसल है वो धान है, और वो आपका खरीफ की फसलें हैं, जून जुलाई में आपको बोया जाता है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, रबी फसल जो है ये सर्दी के समय लगता है। 37 का आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर आपका 38 नंबर। 38 नंबर कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक होता है। कॉफ़ी, क से कॉफ़ी और क से केरल। ठीक है, याद रखिएगा, सॉरी केरल नहीं, कर्नाटक हो। कॉफ़ी कर्नाटक में होता है। ठीक है, कॉफ़ी कहाँ होता है, केरल नहीं, क से केरल होता है, लेकिन क से कर्नाटक याद रखिएगा। ये है कर्नाटक, जहाँ पर कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक होता है भारत में। ठीक है, कर्नाटक में होता है, उसके बाद केरल में होता है, उसके बाद तमिलनाडु में होता है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में होता है। तो ये 3-4 राज्य जो आपको साउथ में दिख रहा है भारत के, यहाँ पर क्या होता है, कर्नाटक कॉफ़ी का उत्पादन होता है। ठीक है, याद रखिएगा, है ना। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न है कि रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः किस शीतलक का प्रयोग किया जाता है ना। कूलेंट के लिए यानी कि ठंडा करने के लिए दोस्तों रेफ्रिजरेटर में क्या लगाया जाता है ना, किसका प्रयोग करते हैं रेफ्रिजरेटर को ठंडा करने के लिए। यानी कि जो आपके घर में फ्रीज है वो उसमें जो ठंडा रहता है ना, सब्जी रखते हैं, वो क्यों रहता है। तो 39 का आंसर हो जाएगा फ्रेयॉन की वजह से। किसके वजह से, फ्रेयॉन की वजह से। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 40 नंबर कि किस देश में महिलाओं के लिए वर्ष 1918 में खेल स्टेडियम खोलने का निर्णय लिया गया। जी हाँ, वो देश कौन सा है जहाँ महिलाओं के लिए 1918 में खेल स्टेडियम खोलने का निर्णय लिया गया था। वो 40 का आंसर क्या होगा, 1918 नहीं होगा, यहाँ पर 2018 होगा। यहाँ पर मिसप्रिंट हमको लगता है हो गया है, 2018 होना चाहिए कि सऊदी अरब ने महिलाओं के लिए वर्ष 2018 में खेल स्टेडियम खोलने का निर्णय लिया है। 1918 में कहाँ से होगा, है ना, 2018 होगा भाई। तो वो हो जाएगा सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर। अगला प्रश्न है कि भारत की संसद द्वारा हिंदू विधवा अधिनियम कब लागू किया गया। जी हाँ, हिंदू विधवा अधिनियम। तो हिंदू विधवा अधिनियम कब लागू किया गया, वो लागू किया गया था 1957 में। ठीक है, 1957 में लागू किया गया था। और इसके अलावे 3 कानून और पारित किए गए थे आपको इस टाइम। तो देखिए ये जो हिंदू विधवा है ना, ये पारित हुआ था 1955 में, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है लागू कब हुआ था। लागू हुआ था 57 में, ये जो अधिनियम था ये 55 में आपको पारित हो गया था। ये आप ध्यान रखिएगा आपका। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 42 नंबर। 42 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ना। वो कथन कौन सा है जो सही कथन है। प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय परिषद के मंत्रियों द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, या फिर आपका केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, या सी नंबर भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, या डी नंबर ऑप्शन है कि राज्य के विधानसभा सदस्यों द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। देखिए, राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है ना, ये तो राष्ट्रपति के द्वारा होती है और उसी के प्रसाद पर्यंत पे ये कार्य करती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, और ये अनुच्छेद कितने में है, तो राज्यपाल की जो नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, ये अनुच्छेद 155 के तहत की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, ये कार्यकाल जो होता है इनका 5 साल के लिए मुख्य रूप से होता है, लेकिन इनको 5 साल से पहले भी पद से हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका 43 नंबर। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा सभी भाई बहनों, है ना। आप सभी के लिए मेहनत किया जाता है, बस थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा। प्रश्न है कि जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी। जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना 43 का क्या होगा। देखिए, जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र की पहली परियोजना जो थी भारत में, वो थी आपको नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। जी हाँ, नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है ये कहाँ है। नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र तो ये है आपका तमिलनाडु में।
ठीक है, ये राज्य आपको दिख रहा है तमिलनाडु, ये है केरल, ये है कर्नाटक। तो यहाँ है नीलगिरी पर्वत, है ना। नीलगिरी पर्वत जो है इसी को यहीं पर सबसे पहला आरक्षित क्षेत्र स्थापित किया गया था भारत में। और नीलगिरी पर्वत जो है 3 राज्य में फैला हुआ है, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। नीलगिरी की ऑप्शन में एग्जाम में पूछा जाएगा कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है नीलगिरी की, तो उसका नाम है दोदा बेटा। दोदा बेटा नाम है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? अनाई मुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत आप लोग को? अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 44 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है? हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो दूसरा पूछ रहा है वो हो जाएगा हिंद महासागर में स्थित दूसरा कह रहा है, तो दूसरा हो जाएगा आपका श्रीलंका। और अगर कहता दोस्तों कि पहला कौन सा है हिंद महासागर में स्थित मुख्य द्वीप जो है वो मेडागास्कर है, जो विश्व का चौथा सबसे बड़ा है, और दूसरा सबसे बड़ा जो है वो हो जाएगा आपका श्रीलंका। ठीक है, मेडागास्कर भी आपको हिंद महासागर में आता है, याद रखिएगा। मेडागास्कर के बारे में भी कई बार जब पूछता है मेडागास्कर, ये चौथा सबसे बड़ा आपको क्या है? तो द्वीप है। अच्छा, द्वीप कहते किसको हैं, है ना? द्वीप किसको कहते हैं? मतलब वैसा भूखंड क्या हो कि जिसको क्या हो, चारों ओर पानी ही पानी हो, उसको क्या कहते हैं? द्वीप कहा जाता है। जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, है ना। वैसा क्षेत्र के नाम के अंदर अंत में क्या लगा रहता है? द्वीप लगा रहता है ना। जैसे कि लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, ठीक है, बहुत सारे द्वीप हैं, मालदीव है, ठीक ना। अगला प्रश्न क्या है आपका 45 नंबर, कह निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? देखिए, क्वेश्चन मैंने कल आप लोग को बताया था कि भारतीय नदी में, है ना, भारतीय नदी में पश्चिम की दिशा में, इधर तो पूर्व होता है, इधर पश्चिम होता है, ऊपर उत्तर होता है और नीचे दक्षिण होता है। तो पश्चिम दिशा में बहने वाली सबसे लंबी नदी कल बताए थे, वो नदी थी नर्मदा नदी। आज पूछा है कि दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी होगी, तो वो हो जाएगी तापी नदी। क्योंकि तापी नदी भी जो है ना, ये भी मध्य प्रदेश से निकलती है और आपको पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, और ये भी खंभात की खाड़ी अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, है ना। नर्मदा सबसे लंबा है और इसकी लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर। और उसके बाद आता है तापी का नंबर। तापी कितनी लंबी है? 724 किलोमीटर। और ये दोनों नदियां जो हैं ये पश्चिम की ओर बहते हुए खंभात की खाड़ी में गिर जाती है ना। ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 46 नंबर, कि निम्नलिखित विटामिनों पर विचार करिए। तो विचार करते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन कह रहा है कि नियासिन, पायरिडॉक्सिन, राइबोफ्लेविन, थायमिन। तो उपयुक्त में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? देखिए, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? जल में घुलनशील विटामिन है कौन सा? तो देखिए, नियासिन, पायरिडॉक्सिन और राइबोफ्लेविन और थायमिन, यह चारों ही जल में घुलनशील विटामिन है। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नंबर। सभी जो विटामिन जितने दिख रहे हैं ये सभी जल में घुलनशील है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, बिल्कुल सही। अरे भाई साहब, इसमें 46 सवाल ही था, है ना। चलिए 46 सवाल ही रहने देते हैं। और ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग बताते नहीं हैं, आप लोग थोड़ा सा कमेंट करिए, है ना। कमेंट करिए, थोड़ा सा अच्छा लगता है। और लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपका डेली बीओ का एग्ज़ाम का टेस्ट चल रहा है, आपका सामान्य अध्ययन का अभी से ही हम शुरू कर दिए हैं। ये वैकेंसी तो अभी नहीं आई है, लेकिन वैकेंसी बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे लोग देखिए कहते रहते हैं कि जो बीओ की एग्ज़ाम होगी सर
इसका क्वालिफ़िकेशन क्या होगा। जी हाँ, बहुत बड़ा सवाल है क्वालिफ़िकेशन। तो क्वालिफ़िकेशन तो बीए तो रहेगा ही रहेगा, है ना, और इसके साथ साथ बीएड भी होना बहुत ज़रूरी है और 100% उम्मीद है कि बीए प्लस बीएड रहेगा। ठीक है, बीए प्लस बीएड रहेगा। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर डीएलएड कैले हैं और कुछ कुछ डिग्री है, क्या हम लोग भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। तो जो अदर डिग्री लिए हुए हैं उनके लिए मैं कहूँगा कि थोड़ा सा अभी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा इसके लिए कि आपको ये आयोग लेती है या नहीं लेती है, फॉर्म भरने देती है कि नहीं भर देती है। ठीक ना, जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें सब चीज़ क्लियर बता दिया जाएगा कि बीए होगा, बीएड होगा कि सिर्फ बीए वाला होगा। लेकिन सिर्फ बीए वाले को हमको नहीं लगता कि सिर्फ बीए वाले को ये वैकेंसी मिलने वाली है, क्योंकि ये एजुकेशन से संबंधित है। बीईओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर है, तो एजुकेशन के बारे में जानकारी रखने वाला वही हो सकता है जो बीएड किए हुए हो, डीएलएड किए हुए हो, तभी उसको फिर एजुकेशन के बारे में जानकारी रहेगा। और जो खास करके जो टीचर हैं उनको इसके बारे में ज़्यादा पता है। अब देखिए किनको ये वैकेंसी सभी को मिलता है या फिर सिर्फ टीचर लोग को मिलता है ना। उम्मीद है कि बीए प्लस बीएड इसका क्वालिफ़िकेशन 100% ये होना चाहिए, लेकिन अभी ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चांस है कि यही रहने वाला है। ठीक है, अभी से ही ये क्लास स्टार्ट हो गई है। मात्र इसमें 399 चार्ज है, ओनली 399। कैसे पे करना है, ये नंबर है 9341550523, हाँ ना, इस नंबर पे आपको पे कर देना है। ये हमारा ही नंबर है और पे करने के बाद आप हमें मैसेज कर दीजिएगा इसी नंबर पर। ठीक है, ये नंबर आपको दिया गया है मैसेज करने वाला, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7857824310। इस नंबर पे भी, फ़ोन पे, गूगल पे भी है ना, इस नंबर पे भी कर सकते हैं। और ये नंबर भी है, जिस पे आपको अच्छा लगे उस पे आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट हमें इस नंबर पर भेजिएगा। लेकिन व्हाट्सएप यही है, इसी नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है। किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर ही आप मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सएप पर ही कीजिएगा। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे कल, है ना। 9 बजे से फिर होगी कल क्लास, डेली 9 बजे से आपकी फ़िलहाल लगभग 1 घंटे की क्लास होती है। आज तो ज़्यादा नहीं हुआ, है ना, लगभग 1 घंटे का मान के चलते हैं। और क्योंकि आपके पास भी ज़्यादा समय नहीं है, हमारे पास भी ज़्यादा समय नहीं है, हाँ, लेकिन इतना है कि मैं आप लोग को इतना तैयारी करवा दूंगा कि आप लोग को कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी तो मैं स्लो चल रहा हूँ, इसके अलावा और भी बहुत सारा मटेरियल आप लोग को दिया जाएगा, है ना। तो आप लोग आराम से तैयारी करते रहिए, धीरे धीरे, कोई हड़बड़ाहट नहीं है। अभी नोटिफिकेशन नहीं आई है, नोटिफिकेशन आ जाएगी, ठीक ना, तो वो फिर अच्छे से तरीके से चलेगा और भी। लेकिन नोटिफिकेशन के बाद ये चार्ज आपका डबल हो जाएगा, फिर 700 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट, बाय।